नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल सीपी शिक्षा में। और आज की क्लास जो है वो क्लास 12th के स्टूडेंट के लिए है। बायोलॉजी की क्लास 12th के यूपी बोर्ड जो स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं उनके लिए क्लास है। तो आज मैं आपके लिए कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में ये जो जितने भी ये क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यहाँ से इन्हीं क्वेश्चंस में से कई सारे क्वेश्चन आपके बन जाएंगे और आप अगर ये क्वेश्चन को तैयार कर लेंगे। इन क्वेश्चंस को तैयार करने में आपको कहीं कोई दिक्कत आ रही है तो आप मुझे इस दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे एक मैसेज डालेंगे। हम आपको वहाँ पे नोट्स प्रोवाइड कराएंगे। किसी भी क्वेश्चन का आपको जिसकी ज़रूरत होगी उसका पूरा सॉल्यूशन वहाँ प्रोवाइड कराएंगे। अगर आपको फिर भी नहीं समझ, आप चाह रहे हैं उस टॉपिक पे आपको एक क्लास मिल जाए पूरी एक्सप्लेन, तो वो क्लास मिल जाए, क्योंकि अब जो समय है रिवीजन का समय है, क्लास कराना संभव नहीं है। इसलिए कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं जिनको मैंने छांट के रखा है, उनको हम आगे आने वाले वीडियो में हम आपको कवर करेंगे और उनकी डिटेल में क्लास भी कराएंगे। कुछ टॉपिक हैं, कुछ जेनेटिक्स से आपके कुछ टॉपिक हैं जो मैंने चुन रखे हैं, उनको मैं कराऊंगा। कुछ टॉपिक आपके ये बायोटेक्नोलॉजी इस चैप्टर से, कुछ आपके रिप्रोडक्शन से हैं। मतलब कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन वहाँ रहेंगे, कुछ टॉपिक जिनको हम कवर करेंगे। तो पहले आइए इस क्लास में देख लेते हैं कौन कौन से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और ये जो क्वेश्चन है ये 3 नंबर में आपके पूछे गए हैं, या इनमें से जो क्वेश्चन बन रहे हैं आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। और ये जो क्वेश्चन है वो 3 नंबर में आपके एग्जाम में पूछे गए, यानी कि एक क्वेश्चन का जो है 3 नंबर दिया गया। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे है ना। तो पहला क्वेश्चन क्या है आपका? पहला क्वेश्चन है कि मानव कल्याण में जैव प्रौद्योगिकी के महत्व का वर्णन कीजिए। मानव कल्याण में जैव प्रौद्योगिकी के यानी बायोटेक्नोलॉजी का, जो बायोटेक्नोलॉजी है उसका मानव के जीवन में क्या महत्व है, इसका हमें वर्णन करना है। ये क्वेश्चन 3 नंबर में पूछा गया है, तो उसके अकॉर्डिंग, और यही क्वेश्चन आपको लॉन्ग आंसर में भी मिलेगा आपके एग्जाम में। ये शॉर्ट में भी रह सकता है और लॉन्ग में भी। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहां से क्वेश्चन आपको अवश्य मिलेगा। दूसरा है वंशागत के क्रोमोसोम सिद्धांत का वर्णन कीजिए। वंशागत के क्रोमोसोम सिद्धांत का वर्णन कीजिए। ये बहुत मजेदार क्वेश्चन है, जेनेटिक्स का क्वेश्चन है, इस टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं। तो ये क्वेश्चन को भी आपको अच्छे से देखना है और इसको एक्सप्लेन करना है। अगर कोई दिक्कत आ रही है तो आप मुझसे पूछिए, मैं आपको सॉल्यूशन बताऊंगा। तीसरा है बायोगैस के उत्पादन में सूक्ष्म जीवों की भूमिका का वर्णन कीजिए। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है और कई बार पूछा गया है और इस तरह के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। और सबसे अच्छा क्वेश्चन जो मुझे लगता है और जो मुझे समझ में आया है, ये क्वेश्चन यहाँ पे मैं और ज्यादा लिख रहा हूं, वेरी इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन मुझे बहुत अच्छा लगता है और इस क्वेश्चन को मैं आज बता दे रहा हूं आपको। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, इसके बारे में मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करके बताऊंगा। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के बारे में पूरा एक्सप्लेन करके बताऊंगा। क्वेश्चन आपका क्या था ये एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की व्याख्या करते हुए इसके प्रयोग को बताइए। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपको तैयार करना है। अगला क्वेश्चन, बीटी कपास पर टिप्पणी लिखिए। बीटी कपास, ये क्वेश्चन भी बहुत पूछा गया है, ये आपका बायोटेक्नोलॉजी से ही है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
इसके बारे में भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है, तो ये वो क्वेश्चन है जिन पे हमें फोकस करना है। मानव जीनोम परियोजना के महत्वपूर्ण उद्देश्यों को लिखिए। ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, चिकित्सा के क्षेत्र में जैव प्रौद्योगिकी का क्या उपयोग है? ये भी क्वेश्चन आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और एग्जाम में जो हम ये क्वेश्चन की सीरीज लेके आए हैं, ये वही क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अपने नोट से, अपनी बुक से रिवीजन करें। रिवीजन करते के बाद इन क्वेश्चन को जो मैं बता रहा हूं, इनको सॉल्व करने का प्रयास करें। अगर कहीं कोई दिक्कत आ रही है तो आप सीधा मुझसे कांटेक्ट करें और मैं उसी प्रश्न का आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड कराऊंगा। अगला क्वेश्चन है, मेंडल ने अपने प्रयोगों में मटर के पौधे का चयन क्यों किया? यहां पे हम कोई दूसरा क्वेश्चन लिख सकते थे कि मेंडल के जो नियम दिए हैं वंशागत के, उनके बारे में, लेकिन हमने क्वेश्चन ये लिखा। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। मेंडल के जो नियम है वो तो एग्जाम में पूछे ही जाते हैं, आपको एग्जाम में जरूर मिलेंगे। वहां से कोई ना कोई जेनेटिक्स से क्वेश्चन बनता ही बनता है, चाहे मोनो हाइब्रिड क्रॉस पूछ ले, डाई हाइब्रिड क्रॉस, ट्राई हाइब्रिड क्रॉस, ये सारे। लेकिन उसके अलावा ये क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट बनता है कि जो इन्होंने अपने मटर के पौधे का चयन जो किया था, वो कुछ विशिष्ट लक्षणों को ध्यान में रखते हुए किया था। कुछ प्रभावी और अप्रभावी लक्षणों को ध्यान में रखते हुए किया था, तो कभी कभी वो लक्षण भी पूछ देता है। तो ये बड़ा मजेदार सवाल है, ये टॉपिक मुझे बहुत पसंद है। ग्रेगर जॉर्ज मेंडल के बारे में मुझे पढ़ना बहुत अच्छा लगता है, ये टॉपिक बहुत अच्छा है और यहाँ से क्वेश्चन भी बहुत अच्छे मिलते हैं। तो जेनेटिक्स का ये पोर्शन में बताया ना, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और मेंडल के नियम वगैरह उनको अच्छे से पढ़ के एग्जाम में जाना, और जो इन्होंने क्रॉस कराए थे, क्रॉस का पूरा चार्ट बना के एक्सप्लेन करना रहता है, तो वो वहां आपको पूरे नंबर मिलते हैं, उस क्वेश्चन में पूरे नंबर मिलते हैं। तो हमने आज आपसे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे डिस्कस किया, और मेरा कहना यही है कि मेहनत तो करनी है, लेकिन स्मार्ट तरीके से। क्या संभावना रही है, क्वेश्चन का पैटर्न क्या है, एग्जाम में किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनको फोकस करना है और उन्हीं की हमको प्रैक्टिस करनी है। और मैं आपको 100 MCQ मल्टी चॉइस जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, उनकी भी मैं आपको दूंगा। वो क्वेश्चन आपको जो है, उनमें से आपके जो क्वेश्चन आते हैं वो आपको जरूर मिलेंगे। आपके मल्टीपल चॉइस जो क्वेश्चन आते हैं वो क्वेश्चन में मिलेंगे। पूरा एक पेपर में आपको यहाँ पे, उसके अलावा एक पूरा पेपर, मल्टीपल चॉइस, शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर, सारे क्वेश्चन आपको देंगे। और उन्हीं में से मेरा प्रयास रहेगा कि क्वेश्चन को हम इस तरीके से रखेंगे व्यवस्थित करके कि आपके बोर्ड एग्जाम में वहीं से क्वेश्चन आ जाए। अगर क्वेश्चन घुमा के भी पूछ दिया तो आप उस क्वेश्चन को 100% सॉल्व कर सकोगे। मान लीजिए जैसे इन्होंने ये क्वेश्चन डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, अब ये डीएनए फिंगरप्रिंटिंग है कि व्याख्या करते हुए इसके प्रयोग को बताइए। अब डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कब की जाती है, या ये ऐसे पूछ सकते हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की आवश्यकता हमें कब पड़ती है, इसका महत्व बताइए, इसका क्या उपयोग है, मानव जीवन में क्या उपयोग है। तो चीज तो वही है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग वही है, लेकिन उसके उनको चेंज कर दिया।
सूक्ष्मजीवों की भूमिका के बारे में, बायोगैस के उत्पादन में, मानव जीवन में। तो इस तरीके के विभिन्न प्रश्न पूछे जाएंगे। नए सेशन से हम अपनी रेगुलर क्लास करेंगे। अभी क्लास कराने का कोई मतलब नहीं। क्लास कराएंगे 1 चैप्टर, 2 चैप्टर, 4 चैप्टर आपके मुश्किल से खत्म होंगे तब तक आपके एग्जाम आने। तो हम केवल प्रश्नों की सीरीज को ही अभी चलाएंगे। बीच बीच में जो टॉपिक मुझे इम्पोर्टेंट लगा है उन टॉपिक को हम आपको एक्सप्लेन भी करेंगे। अभी कुछ सवाल आप तक पहुंच जाए जिनको आप सॉल्व करने का प्रयास करें और कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि ये क्वेश्चन हमको नहीं समझ में आ रहा है, इसको हमें किस तरीके से लिखना है। क्योंकि लिखने के भी तरीके से अगर आप लिखते हैं तो बहुत अच्छे नंबर। आप प्रॉपर हेडिंग डाल के, हेडिंग को अंडरलाइन करके, हेडिंग को थोड़ा स्केच पेन से, है ना, स्केच पेन से बढ़िया हेडिंग लिखी, उसके बाद जो है उसको अच्छे से लिखा, फिर दूसरी कोई हेडिंग है कलर चेंज किया। मतलब जितना उसको आप सजा के लिखेंगे ना, जितनी खूबसूरत आपकी कॉपी रहेगी उतना अच्छा आपको नंबर मिलेगा। और उसके लिए आपको वही स्मार्ट चीज हमने बताई ना, उस सिस्टम से अगर सिस्टम फॉलो नहीं करेंगे, कोई भी चीज हो, किसी भी फील्ड में हो, अगर आप सिस्टम को फॉलो नहीं करेंगे तो आप नुकसान उठा लेंगे। जैसे सुबह उठना, बहुत से केसेस में ऐसा भी हो सकता है, अपवाद भी हो सकते। कुछ लोग कहेंगे नहीं हम रात में देर तक जागते हैं, सुबह देर से उठते हैं लेकिन हम फिट रहते हैं। कुछ ही अपवाद होते हैं, लेकिन मैक्सिमम ये है कि सुबह जैसे उठना सेहत के लिए अच्छा रहता है, टहलना सेहत के लिए अच्छा रहता है। सुबह उठ के टहलना सिस्टम से बायोलॉजिकल जो साइकिल है उसके अकॉर्डिंग हम अगर अपने लाइफ को सेट कर लेते हैं तो वही लाइफ बहुत आसान हो जाती है, सुकून शांति रहती है। वरना भाग दौड़ लगी और सभी भाग रहे हैं लेकिन ये पता ही नहीं लग रहा कि हमें पहुंचना कहाँ है। तो इसलिए अपने तैयारी को एक सिस्टम में डालिए, उस सिस्टम के अकॉर्डिंग आप तैयारी करें। और ऐसा भी नहीं है कि आप केवल और केवल बायोलॉजी पे ही फोकस कर रहे हैं, या आप केवल और केवल जो है फिजिक्स ही पढ़े जा रहे हैं, केमिस्ट्री पढ़े जा रहे हैं, या हिंदी। मतलब सभी जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं उन सभी सब्जेक्ट पे बराबर टाइम देना है। अगर कोई सब्जेक्ट आपको आसान लगता है, अच्छे से समझ में आ जाता है, तो हो सकता है उस पर आपको कम टाइम देना पड़े, लेकिन जिस पर ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा। और बस रिवीजन करते रहिए, पढ़ते रहिए मेरे भाइयों। मैं यही कहना आपसे चाहता हूँ और बार बार सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि सिर्फ रिवीजन का समय अपने आप को बंद कर दीजिए, सारी चीज़ें बंद कर दीजिए। बर्थडे में जाना, कहीं पार्टी में, कहीं रिलेशन में जाना, सब बंद कर दीजिए। ये 1 मंथ आप मुझे दे दीजिए, फिर देखिए आपके नंबर कैसे नहीं अच्छे आते हैं। और ये मेरा जो प्रयास है वो यूपी बोर्ड के बच्चों के लिए है, जो हिंदी मीडियम से तैयारी करते हैं उनके लिए है। ऐसा नहीं है, आगे इंग्लिश मीडियम की ही क्लासेज रहेंगी, सारी चीजें रहेंगी। लेकिन अभी मेरा प्रयास, क्योंकि अभी 1 मंथ बचा हुआ, हमारे पास समय बहुत ज्यादा नहीं है, क्योंकि 23 फरवरी को जीव विज्ञान का पेपर है, जहां तक मुझे याद है 23 फरवरी 2026, मुझे जहां तक याद है। बाकी डेट शीट आ गई है तो आप लोगों को वहाँ बिल्कुल क्लियर डेट होगी, मैं भी देख के चेक करूँ। लेकिन मुझे जहां तक याद है, मैंने एक बार देखी थी, तो उसमें 23 फरवरी को ये एग्जाम है। तो बिल्कुल लग जाइए, ये बायोलॉजी का 23 फरवरी को आपको है। और इस व्हाट्सएप नंबर पे जो भी आपको समस्या है, केवल इस सब्जेक्ट से नहीं, किसी भी सब्जेक्ट से, किसी भी सब्जेक्ट से, केवल इसी सब्जेक्ट से नहीं, इसके अलावा भी किसी सब्जेक्ट से, बाकी जल्द से जल्द बाकी टीचर को भी इस प्लेटफॉर्म पे लाने वाले हैं, जो आपको बेहतर एजुकेशन दे सके और बहुत आसान और बहुत सरल तरीके से, एक आराम से। मतलब मेरा कहने का मतलब है कि अगर आपने डीएनए फिंगरप्रिंटिंग पढ़ा, या आपने मानव जीनोम पढ़ा, या मेंडल के नियम पढ़े, या बीटी कपास पढ़ा,
तो इस तरीके से पढ़ें कि फिर वो आपको दोबारा पढ़ने की जरूरत न पड़े। एक बार अगर आप थोड़ा सा भी रिवीजन कर लें, ऐसे पेज पलटते हुए पढ़ते हुए रिवीजन कर लें, तो आपको तैयार हो जाए और आप उसको कर सके। और दूसरी चीज, क्लास 12th में जो लोग तैयारी करते हैं तो उनके आसपास क्लास 10th के स्टूडेंट, क्लास 9th और क्लास 11th के स्टूडेंट आसपास, आपके छोटे भाई बहन सब लोग होते हैं। तो हमारी तैयारी इस तरीके से होनी चाहिए। मान लीजिए क्लास 11th का सिलेबस अलग है, 12th का अलग है, पहले एक ही। अब क्या हुआ, सिलेबस अलग कर दिया, तो ऐसा नहीं कि 11th में जो हमने पढ़ा उसको हम भूल जाए। आपका कोई भाई, कोई दोस्त, कोई जो 11th क्लास में होगा, वो आपसे क्वेश्चन बोल सकता है, भैया इसका आंसर क्या होगा। 9th में उससे पूछ लिया, कोशिका किसे कहते हैं, सेल के बारे में भैया थोड़ा सा मुझे बता दीजिए, माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में बता दीजिए, डीएनए के बारे में ही पूछ लिया, आरएनए के बारे में पूछ लिया, या इनकी फुल फॉर्म क्या होती है वो पूछ लिया, या कोई अदर क्वेश्चन आपसे पूछ लिया, तो आपको उसका आंसर पता होना चाहिए। ब्लड के बारे में कुछ पूछ लिया, तो इसलिए बस रिवीजन करते रहिए और इम्पोर्टेंट क्लास आपको क्वेश्चन की हम प्रोवाइड कराते रहेंगे। लगे रहिए हमारे साथ। हमारे एक दूसरे साथी जो आपको फिजिक्स पढ़ाते हैं, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, उनके पास अभी समय थोड़ा कम है, लेकिन उसके बाद भी धीरे धीरे वो टाइमिंग ज़्यादा देंगे। और उनका जो है पढ़ाने का अंदाज मुझे बहुत अच्छा लगा है, और काफ़ी अच्छा वो समझाते हैं। वो जो भी टॉपिक समझाते हैं वो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होते हैं। तो आप जो है वीडियो को ज़रूर देखें, और जहाँ पे भी आवश्यकता आपको लगती है, वीडियो देखने के बाद आप कमेंट ज़रूर करें, जो पूछना चाहते हैं वो पूछें। व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करेंगे आपको सारी समस्याओं का वहाँ समाधान मिलेगा। तो बने रहिए हमारे साथ। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करना है, और वीडियो अच्छी लगी हो तो इस पर लाइक और कमेंट्स तो आपको करना है, और चैनल को सब्सक्राइब करना और हमारे साथ बने रहना है। तो इसी के साथ इस वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, यही जीवन है। तो सभी को राधे राधे, जय श्री राम।